ठीक है जा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संकल्प द रिजोल्यूशन में। और मैं बता दूं कि इसके पहले 3 क्लासेस बिहार स्पेशल की हो चुकी हैं। ऐतिहासिक जो परिदृश्य है, यानी कि विगत वर्षों में आए हुए जो बीपीएससी के प्रश्न है, उसके ये तीसरी क्लासेज हैं ये। और इसके पहले जो है एक क्लासेस बिहार स्पेशल का परिचयात्मक रूप में हो चुका है और 2 क्लासेस हो चुकी है। और ये तीसरी क्लास जो है इतिहास का है। और इसके बाद ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटी के आएंगे और इकोनॉमी से जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए वो सारे आएंगे। ये साथ में इसके एमसीक्यू भी आएंगे। और प्रैक्टिस सेट तो मैं करवाऊंगा ही। और एक चीज और बताऊं कि कल से मैं यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक क्रॉनिकल और एसपीडी का भी सेल्फ नोट्स बना करके प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पे आप लोगों को। तो देखते रहें और सही लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, ये जो है पिछले क्लासेज का 5 क्वेश्चन रिपीट हो गया था, इसलिए मैं 6 से कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन, 5 जो सवाल हैं इसके क्वेश्चन है वो रिपीट हो गए थे। तो वही छठा सवाल है इसका। सवाल ये है कि पटना में जो है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे ये जो है सचिंद्रनाथ सन्याल हैं। आपके जो आंसर हैं वो होंगे सचिंद्रनाथ सन्याल। लेकिन यहाँ पे प्रश्नों में भी प्रश्न समाहित है। एक प्रश्न ये समाहित है कि 1913 का वो समय है जब गठन होता है किसका? अनुशीलन समिति की, है ना? कहाँ में होता है? पटना में। करते कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। लेकिन ये आपको बता दूं कि लगभग अनुशीलन समिति जो थी वो बंगाल के क्रांतिकारी संगठन का ही एक भाग था जो चल रहा था। खास करके बिहार के मुजफ्फरपुर में और पटना में ये काफी सक्रिय संस्था थी ये। क्योंकि आप जानते हैं कि 1908 ईस्वी में जो है ये क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के और युगांतर पार्टी के ही जो प्रभावित सदस्य थे वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है मुजफ्फरपुर में बम 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 कांड किया था। उसके बाद इसकी शाखा और तेज हो गई, एक्टिविटी और तेज हो गई। और 1913 में जाकर के पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। अब इसके उद्देश्य क्या थे, क्या काम था इसका? इसका काम था, इसके जो वर्ग थे इस शाखा के, वो काम था, इसके 2 काम थे। पहला काम तो ये था कि हिंसा के माध्यम से सरकार को और सरकार नियोजित जो सामान थे उसको क्षति पहुंचाना। हिंसा मत का मतलब यहाँ पे मारधाड़। और दूसरा काम था बस आजादी दिलाना अपने आप को, अपने कंट्री को। तो हिंसा के माध्यम से क्षतिग्रस्त करना, ठीक है। और दूसरा था स्वतंत्रता प्राप्त करना, है ना? ये 2 काम थे अनुशीलन समिति के। अनुशीलन समिति आप जानते हैं कि आप जब भी पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया तो उसमें पढ़े होंगे कि अनुशीलन समिति की जो सर्वाधिक शाखा जो ज्यादा थी वो थी ढाका में। ढाका में। और इसी ढाका की सबसे ज्यादा अनुशीलन समिति की सबसे ज्यादा जो शाखा थी वो ढाका में थी। और इसी ढाका की जो शाखा थी वो बिहार के भागलपुर में ज्यादा एक्टिव था। भागलपुर में। और भागलपुर से ही ये जो ऑप्शन ए में दिख रहा है रेवती नाग, ये सक्रिय थे, रेवती नाग। और ये जो आप देख रहे हैं यदुनाथ सरकार, ये बक्सर में, जो बक्सर डिस्ट्रिक्ट है आज का,
बक्सर, वहां पर युवा क्रांतिकारियों को ये ट्रेनिंग देते थे यदुनाथ सरकार। तो कभी कभी पूछ सकता है कि निम्न में से अनुशीलन समिति से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल, यदुनाथ सरकार और रेवती नाग भी हो जाएंगे। तो अब आंसर आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन केवल ये पूछेगा कि स्थापना किसने की, तो वो होगा सचिंद्रनाथ सन्याल। तो इस तरीके से कोरिलेट कर करके स्टडी करें, और कोरिलेट करके जब प्रश्न को सोल्व भी करते हैं तो और भी विगत, जिसमें जो एक प्रश्न एक ऑप्शन के अलावा जो और ऑप्शन मौजूद होते हैं उन सारे ऑप्शनों पर गौर करें। इस तरीके का प्रैक्टिस सेट करें, प्रैक्टिस करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। ठीक है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये कह रहा है क्या कि कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह वगैरह जो थे इसके प्रमुख थे, उमेश चंद्र बनर्जी वगैरह जो थे, ये सब 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1885 के बाद हर वर्ष इसका कहीं न कहीं अधिवेशन होता था। अधिवेशन करने का माध्यम ये था कि उस क्षेत्र के लोगों को जो है स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या चल रहा है उसके बारे में अवगत कराया जाए। उन लोगों को भी अवगत कराने के बाद एक्टिव किया जाए, कांग्रेस में जोड़ा जाए, कांग्रेस की नीतियों से रूबरू कराया जाए, अंग्रेज की नीतियों के बारे में बताया जाए। तो इस माध्यम से हर वर्ष कहीं न कहीं इसका आयोजन होता था। इसी आयोजन के माध्यम से पहला अधिवेशन इसका जो होता है वो 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में होता है। पटना के बांकीपुर में। यदि ऑप्शन ये होता पटना और बांकीपुर तो आप बांकीपुर देते, लेकिन बांकीपुर जब नहीं है तो पटना को ही आंसर देना है, क्योंकि बांकीपुर जो है पटना ही में है। आज का जो हेड ऑफिस है पटना का वो बांकीपुर ही है यहाँ पर। ठीक है। और फिलहाल जो भाजपा के नवीन जो अध्यक्ष बने हैं, नवीन जी, तो वो भी बांकीपुर विधानसभा सीट से ही एमएलए बने हैं। तो ये फिलहाल में भी किसी न किसी कारण से इशू बना हुआ है। बीपीएससी इन सब बातों को ध्यान रखती है कि वो, क्योंकि वो सिलेबस में, अपने करेंट अफेयर्स के सिलेबस में बात करती है कि आपके आसपास में घटित घटनाओं का, तो आपके आसपास में घटना घट रही है, कितना आप गौर से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये बीपीएससी जानना चाहती है। तो पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 में। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो क्रम में क्या था, क्रम में क्या था। तो ये 27वां अधिवेशन था यहाँ पर। आप 1885 से जोड़ेंगे भी तो ये 27वां ही आएगा। और पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये थे रघुनाथ, जो थे आर एन माधोलकर, आर एन माधोलकर। कभी कभी आर एन माधोलकर का हम लोग शॉर्ट नाम जो है ज्यादा याद करते हैं। तो इसका आर एन माधोलकर का पूरा नाम यदि देखा जाए तो वह है रघुनाथ नरसिंह, नरसिंह माधोलकर। इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय बांकीपुर में जो अध्यक्षता अधिवेशन किया गया था उसमें कांग्रेस की ओर से एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, सदस्य के रूप में बांकीपुर वाले अधिवेशन में। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम अधिवेशन, एक अधिवेशन और हुआ था। ये तो प्रथम अधिवेशन बांकीपुर में हुआ, पटना में हुआ। एक अधिवेशन और है बिहार में कांग्रेस का, वो है 1922 का जो है गया का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया था सी आर दास ने, यानी चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी उपाधि थी देश बंधु चित्तरंजन दास। और
गया का अधिवेशन कई मायने में महत्वपूर्ण है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस नजरिए से, क्योंकि यहीं पर डिसाइड किया जाता है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में जाकर के चुनाव लड़नी है या नहीं लड़नी है, लेकिन यहाँ पे डिसाइड किया गया था क्योंकि ये परिवर्तनवादी थे। नो चेंजर अपोज चेंजर की बात की गई थी, तो ये चेंजर वाले में थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना। तो इन लोगों ने यहाँ पे कहा कि हम कांग्रेस में रह करके ही विधानमंडल में जाकर के अंग्रेज की नीतियों का विरोध करेंगे, ताकि होगा क्या, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में गांधी जी के द्वारा सहयोग आंदोलन वापसी ले जाने के बाद चौरी चौरा की जो कांड होती है गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को, और उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी ले जाती है, तो क्या था कि युवाओं में और जो खास करके आंदोलनकारी थे उनमें एक निराशा की भाव आई थी। उसको लोगों ने विरोध भी किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। इन लोगों ने विरोध किया था कि आपने आंदोलन वापस क्यों ले लिया। ठीक है ना। तो आंदोलन वापस लेने के बाद सोचे ये लोग कि मंत्रिमंडल में जाकर के अंग्रेज की नीतियों का विरोध करूंगा तो एक तरीके से अंग्रेज की नीतियों के बारे में लोग जानेंगे भी, और हम जो जनता के नेता हैं विरोध करने के लिए एक्टिव भी रहेंगे, जनता को भी लगेगा कि नीतियां का विरोध हो रही है, एक तरीके से एक्टिव रहेंगे। ठीक है ना। तो यहीं पर से क्या होता है कि ये जाते हैं वहां पर, कांग्रेस के भीतर रह करके ही एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है स्वराज दल। स्वराज दल 1923 ईस्वी में ये इलाहाबाद में गठन किया जाता है इसका। ठीक है ना। इलाहाबाद में इस पार्टी का जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं सी आर दास ही, सी आर दास होते हैं। और जो सचिव होते हैं इसके वो होते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू होते हैं। इससे संबंधित बिहार में भी प्रश्न आते हैं कि ये जो आगे चर्चा करूंगा मैं इसका, एक ही प्रश्न में ज्यादा चर्चा सही चीज नहीं है, प्रश्न जो है ज्यादा लंबा हो जाता है। आइए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। कह रहा है क्या कि बाबा ठाकुर दास एक व्यक्ति हैं जो कि पटना में क्या किए थे, एक सोसाइटी की स्थापना किए थे। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ये लगभग किया गया था 1906 7 के आसपास में किया गया था पटना में। ठीक है ना। इस संगठन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए, सी और डी, इन सब पर भी हम लोगों को गौर करने वाली बात है। गौर करना यह है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी जो स्थापना है 1906 ईस्वी में किए थे। ओह सॉरी, 1905 ईस्वी में किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के माध्यम से, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। ठीक है। तो इस तरीके से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं ये। फिर एक यहाँ पे है सेवा समिति। सेवा समिति, इसकी स्थापना किन्होंने किया था, तो ये थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में करते हैं सेवा समिति की। और एक संगठन है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना करते हैं नारायण मल्हार जोशी। नारायण मल्हार जोशी 1911 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो है चीजों को जोड़ जोड़ कर पढ़नी चाहिए,
यदि दिख रहा है वैसी चीज तो जोड़ जोड़ कर पढ़ना चाहिए। इसे क्या होता है कि याद करने में भी आसानी होती है, लंबे समय तक याद भी रहता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा साउंड की दिक्कत है वायर की। बिहार में अगर अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये जो प्रश्न है कि 1911 ईस्वी में किसकी बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था, यानी कि अलग प्रांत के लिए आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में। किससे? तो ये हुआ थे 19, क्योंकि जिस समय आंदोलन हुआ था उस समय बिहार किसका पार्ट था? वो बंगाल का पार्ट था। बंगाल में ही समाहित था बिहार और उड़ीसा। उसमें उड़ीसा भी इसी में समाहित थे। ठीक है ना? तो इसके नेता जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेतृत्व किसने किया था? नेता थे ये। इनके पहले जो एक नेता थे वहां पर, वो थे महेश नारायण। महेश नारायण, इन्होंने एक समाचार पत्र के माध्यम से, जिसका नाम था बिहारी बिहार टाइम्स, इसके माध्यम से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद सच्चिदानंद सिन्हा ने कमान संभाला और ये आंदोलन किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि 1911 ईस्वी का दौर ये है। यहाँ पे 1905 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन होता है। उसके उपरांत क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और भी कई आंदोलन होते हैं। तो 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन का रद्द रद्द भी किया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द भी होता है। और 1911 ईस्वी में दिल्ली के ये जो इंग्लैंड के जो शासक होते हैं, जॉर्ज पंचम, उनका आगमन होता है दिल्ली में। और उनके साथ में उनकी महारानी भी होती है मेरी। तो दिल्ली में आगमन होता है और दिल्ली दरबार लगता है वहां पर। दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के माध्यम से। एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी हैं, जिनका कार्यकाल 1844 से 1848 है। ये हैं जिनका 1910 से 1916 है। तो क्या क्या घटना घटता है दिल्ली दरबार में? ये घटना तो ये घटता है कि पहले तो राजधानी जो है, उस समय भारत का राजधानी कलकत्ता में था, ट्रांसफर करके दिल्ली किया गया 1911 में। और 1912 जो है राजधानी हो जाता है भारत का दिल्ली। उसके बाद क्या होता है कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है। इस बिहार में उड़ीसा भी शामिल होता है। ठीक है ना? इसमें उड़ीसा भी शामिल होता है। और 1912 ईस्वी में जो है उड़ीसा, ये बिहार, उड़ीसा समेत बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आगे जाकर के भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1936 ईस्वी में आगे जाकर के बिहार उड़ीसा से भी अलग हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से बंगाल से, उसके तत्पश्चात फिर उड़ीसा से बिहार का विभाजन होता है। और लास्टली तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन होता है। झारखंड झारखंड के रूप में बिहार का विभाजन होता है। झारखंड जो है देश का 28वां राज्य का निर्माण होता है वहां पे। ठीक है ना? तो ये थे इस प्रश्न के आंसर और इस प्रश्न के बारे में डिटेल। अब आते हैं चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया?
देखिए, ये केवल एक घटना नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक वैसा मोड़ है जहां से गांधी जी जो है जहां से गांधी जी जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक नेता के रूप में उभरते हैं। वहां से एक नेता के रूप में उभरते हैं और भारतीय जनमानस की जरूरतों के अनुसार भारत को लीड करते हैं, भारतीय आंदोलन को लीड करते हैं। और वो कैसे? देखिए, गांधी जी को आमंत्रण तो किया था राजकुमार शुक्ल ने। क्यों इनवाइट किया था? क्यों इनवाइट किया था? इनवाइट इसलिए किया गया था कि चंपारण में नील की जो खेती हो रही थी, वो एक तरीके से किसानों से जबरदस्ती करवाया जा रहा था। और नील की खेती क्या किया जा रहा था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में 20 कट्ठा की जमीन पर 30 कट्ठा 3 कट्ठा में किसानों को जबरदस्ती नील का उत्पादन करवाया जाता था। इसीलिए इसको 3 कथिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कथिया पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इस उपद्रवी से, इस प्रकार के शोषण से किसान जो थे त्राहिमाम थे, और इस समस्या के निदान के लिए पहले वहां के किसानों ने जो है पटेल से भी अनुशंसा की थी, लेकिन उन्होंने इसको सही तरीके से लिया नहीं। गांधी जी को, जब गांधी जी जाते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जब ये जाते हैं, तो वहां पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है। और राजकुमार शुक्ल इनके आप विधि बताते हैं, किसानों की समस्या को बताते हैं। गांधी जी आने को तैयार होते हैं। और होता क्या है कि गांधी जी पटना पहुंचने के तदुपरांत जो है मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, और वहां से कई अपने साथी सहयोगियों के माध्यम से वो जाकर के जायजा लेते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो गांधी जी के सहयोगी के रूप में देखें तो पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। फिर देखते हैं क्या, अनुग्रह नारायण है। साथ साथ में मैं चर्चा करता चला जाऊं, फिर छूट जाएगा। देखिए, राजेंद्र प्रसाद जो थे, यहाँ से संबंधित 2 किताब लिखे थे। एक थे सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण में सत्याग्रह। दूसरा इन्होंने बुक लिखा था बापू के कदमों में। बीपीसीडी प्रश्न पूछा है इससे, ठीक है ना? तो इस चीजों को रिकॉल कराता चलूं मैं। ठीक है, अब आते हैं अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के प्रथम वित्त मंत्री भी थे और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, और साथ में थे इनके महादेव देसाई। महादेव देसाई जो थे, बाद में गांधी जी के जो है पर्सनल सचिव भी बन गए थे, सेक्रेटरी भी बन गए थे। इसके बाद ठीक है, तो महादेव देसाई हैं, ब्रज किशोर प्रसाद हैं, ब्रज किशोर प्रसाद हैं, श्री कृष्ण सिंह भी हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले श्री कृष्ण सिंह भी हैं, और भी कई हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक चंपारण अग्रणी कमेटी का गठन भी होता है वहां पे, जिसे गांधी जी सदस्य भी रहते हैं। ये तो घटना हुई। अब होता है क्या, इसके बाद इसके बाद क्या होता है कि एक तरीके से वहां पे गांधी जी महात्मा गांधी वहां पे पहली बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के 3 अस्त्र थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। इन तीनों का प्रयोग गांधी जी वहां पर करते हैं और उनकी विजय एक तरीके से
प्राप्त होती है, क्योंकि वो तीन कथिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है। अब इसके बाद इस तरीके के सफलतापूर्वक गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि दी। ठीक है। ये इसके बाद देखते हैं क्या कि एक ऐसे भी व्यक्ति हैं एनजी रंगा। एनजी रंगा जो महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से क्या थे, नाराज थे। इन्होंने इसकी शिकायत ही की थी। एनजी रंगा पर्सनालिटी याद रखिएगा। हाल फिलहाल में बीपीएससी ने ये कि इसके बारे में एक अलग प्रश्न पूछा है कि क्या होता है कि वहां पर आंदोलन के समय, सत्याग्रह के समय गांधी जी को एक अंग्रेज कैप्टन डरविन नाम के व्यक्ति ने इनवाइट करता है और खाने पे बुलाते हैं डिनर में। उसमें क्या होता है कि वो दूध में वो जहर मिला देते हैं और वहां पर एक रसोइया होते हैं बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ उनको बोलता है कि गांधी जी को दूध में जहर मिला करके दो, ताकि गांधी जी की जो है यहाँ पे लीला ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये मना करते हैं देने से। बाद में इन पर अमानवीय अत्याचार होता है अंग्रेजों के द्वारा। इस बात की गवाही खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने बताया था। और क्या होता है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं तो जाकर के बत्तख मियाँ से मुलाकात करते हैं वहां पे और इनके परिवार वालों को कुछ उस तरीके से सौगात प्राप्त करते हैं। तो ये जो थे इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और हाल फिलहाल में दो प्रश्न इधर भी बने जो लगातार ही दो एग्जामों में बीपीएससी के पूछे गए हैं। तो इस तरीके से देखें, कोरिलेट, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी पढ़ें उससे संबंधित सारी घटनाओं का जिक्र करें। आप भी पढ़ें तो देखें, और हो सके तो राइट डाउन कर कर करके पढ़ें, लिख कर करके पढ़ें, कॉपी में जरूर लिखें। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, अभी हमने चर्चा किया, ये है बत्तख मियाँ। देखिए, ये 2023 में भी पूछा था, लगातार पूछा है 22-23 में, या 23-24 में, ये लगातार पूछा है। दो बार बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है लगातार। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? ये जो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन है, इसकी स्थापना किए थे एसन हल्दर। ओ सॉरी, ये हैदर लिखा हुआ है, ये है हल्दर और बिमोस चक्रवर्ती, इन दोनों ने मिलकर के किया था। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर आपका ई होगा। ठीक है ना। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी थी? देखिए, कह रहा है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में शुरुआत होता है। ये असहयोग आंदोलन काफी ही एक तरीके से गांधी जी के द्वारा पूरे भारत स्तर पर चलाया गया पहला आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। असहयोग यानी कि सहयोग नहीं करना, किसको? अंग्रेजों को। यहाँ पर से तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था 1920 ईस्वी में 1 अगस्त को। 1 अगस्त मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, एक तरीके से 1 अगस्त को ही, 1 अगस्त 1920 को ही। अब इसमें जो इसका आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पेशे से वकील थे, उन्होंने वकालत अपनी छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। यहाँ पर एक जो पर्सनालिटी दिख रहा है वो है जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में ये प्रश्न पूछा है कि एग्जाम के पहले वो कौन से व्यक्ति थे जो 20 दिन पहले पटना कॉलेज में जो पढ़ रहे थे वो छोड़ दिया था। तो वो थे जयप्रकाश नारायण ही थे। ये 1922 में छोड़ कर करके जयप्रकाश नारायण 22 से लेकर के 29 तक ये अमेरिका चले गए थे। और अमेरिका में जाने के बाद कई यूनिवर्सिटी का अध्ययन किया था, कई यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्ययन किया था जा कर करके वहाँ पे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, ओहियो यूनिवर्सिटी, बर्कली यूनिवर्सिटी में स्टडी किया था। और वो एक तरह
जा कर के स्टडी के साथ साथ में वहाँ पर खेतों में भी, कंपनियों में भी जा कर के काम किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर से ही इनके जो मन में एक विचार आया था समाजवाद का। समाजवाद का विचार भी इनके मन में फूटा। और आप जानते हैं कि 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला था, मरणोपरांत। और 1965 में इन्हें समाज सेवा कार्य के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सी असहयोग आंदोलन के बारे में, कि असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत किया गया था यहाँ पे गांधी जी के द्वारा, इसका इसका प्रस्ताव खुद गांधी जी ने तैयार किया था। और यह पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। कई बार ऐसा प्रश्न प्रश्न पूछा है कि गांधी जी किस आंदोलन में बोले थे कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति की बात, तो यह असहयोग आंदोलन ही था। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन जानते हैं आपकी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, जहां पर सिपाहियों को जलाकर मार दिया गया था, उसके बाद इसकी बाद में गांधी जी वापस ले लेते हैं अहिंसा की वजह से, क्योंकि गांधी जी लिखते हैं यंग इंडिया में कि किसी भी तरह की आंदोलन में जो है हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। अभी हमने चर्चा किया इसका। जानते हैं कि पटना कॉलेज की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। और वहाँ के विद्यार्थी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और वो अपने एग्जाम के जब 20 दिन बचे थे तो इन्होंने छोड़ दिया था। छोड़ा था क्यों? क्योंकि गांधी जी का ये आह्वान था असहयोग आंदोलन में कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी संस्थाओं का भारतीयों के द्वारा जो है छोड़ा जाए, सरकारी वस्त्रों को भी छोड़ा जाए। तो इसी के दौरान जो है इन्होंने सरकारी स्कूल को छोड़ दिया था। वो यूनिवर्सिटी जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, पटना कॉलेज को, और आज तो इसकी हालत बहुत बुरी है। कभी कभी उसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था पटना कॉलेज को। तो 1916 में स्थापना हुआ था। वहीं का स्टूडेंट थे जयप्रकाश नारायण, और ये कॉलेज छोड़ दिए थे उनके आह्वान पर। अभी हमने चर्चा किया कि अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए। जो भी घटनाएं थी हमने इसके पहले चर्चा किया है इनका। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, कि असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि 1920 से 1922 का जो दौर है असहयोग आंदोलन का है, और वहां पर कृषकों का स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। ये खास करके दरभंगा के क्षेत्र में, दरभंगा के किसानों को लेकर के, यानी उत्तरी उत्तरी उत्तर पूर्वी बिहार में जो थे स्वामी विद्यानंद एक्टिव थे। यदि यही प्रश्न पूछ देता कि दक्षिण पूरब में जो थे कौन एक्टिव थे, तो वो श्री कृष्ण सिंह थे, जो मुंगेर में पड़ता है। ठीक है ना। श्री कृष्ण सिंह थे। और ये भी प्रश्न पूछा है बीपीएससी में। तो फिलहाल ये देखते हैं क्या, कि कृषकों का नेतृत्व जो किया था वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। लेकिन ये पूरे स्तर पर है। बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो आप इसको गौर करेंगे। वहां पर कंफ्यूजन होता है कि श्री कृष्ण सिंह भी तो थे, लेकिन नहीं। वहां जब श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन में होंगे और ये भी होंगे, तो स्वामी विद्यानंद को ही दीजिएगा। श्री कृष्ण सिंह के बारे में पार्टिकुलर पूछता है कि मुंगेर में 1922-23 में कौन एक्टिव थे, तब श्री कृष्ण सिंह आते हैं, जो कि आपको अगले प्रश्न में दिखाई देगा, नेक्स्ट वाले में। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ठीक है ना। ये कह रहा है कि जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, तो जो एक व्यक्ति हैं बिहार के राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी में, वो किस क्षेत्र से, बिहार के किस क्षेत्र से एक्टिव थे? वो है छपरा से। छपरा से राहुल सांकृत्यायन जो थे वहीं से संबंधित भी हैं ये, और उस क्षेत्र से ये एक्टिव भी रहे थे।
बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है ना? ये हुआ था हजारीबाग में, क्योंकि हजारीबाग उस समय बिहार का ही क्षेत्र था। तो 16वां अधिवेशन जो हुआ था, ये 16वां अधिवेशन इसका आता है 1921 ईस्वी में। 1921 में। और इसके जो अधिवेशन किए थे वो सरला देवी, ये भी पूछ सकता है ये जो है सरला देवी के माध्यम से किया गया था। और इसका गठन जो हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन का 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना? और जो बिहारी छात्र जो सम्मेलन है यहाँ पर, एक चीज मैं और याद दिला दूं, इसके जो संस्थापक थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। और एक व्यक्ति और हैं इसके, तेजेश्वर प्रसाद। और ये दोनों जो प्रभावित थे, श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद, वो एस एन बनर्जी से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से काफी प्रभावित थे। और इसी से प्रभावित होकर इन लोगों ने बिहारी छात्र सम्मेलन का स्थापना किया था 1905 ईस्वी में। कहीं 5 भी देता है, कहीं 6 भी देता है, तो 5 6 याद रखें, इसका ज्यादा बेहतर होगा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? देखिए, अभी हमने चर्चा किया था कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, दोनों ने मिलकर किया था 1922-23 में। लेकिन इसके पहले प्रश्न था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो वे थे स्वामी विद्यानंद। वो ध्यान रखेगा, काफी माइन्यूट अंतर है दोनों में, लेकिन ये जल्दबाजी पढ़ने में गलतियां हो सकती है ये। तो ये थे श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि बिहार की तैयारी करने वाले लगभग लोग जानते ही हैं इनके बारे में। तो ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इन्होंने एक संस्था का गठन किया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में, जिसका नाम था बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक है ना? ये बिहार के उत्तर में एक मेला लगता है, सोनपुर मेला। और वहीं पर सोनपुर, इसी मेले में किसान की समस्याओं को रखा, और किसान की समस्याओं के साथ साथ निदान करने के लिए बिहार की प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया था 1929 ईस्वी में। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में एक क्षेत्र, कभी कभी पूछता है बरहिया ताल कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है। विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये था, बकास जो भूमि थी वहां पर, उसकी वापसी की मांग कर रहे थे। उसकी वजह से जो है मुंगेर में बड़हिया ताल में हो गया था विद्रोह। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन, आप जानते हैं कि स्वराज दल का जो स्थापना हुआ था वो 1922 के गया अधिवेशन के उपरांत चित्र देश बंधु चितरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और उसी से प्रभावित होकर के बिहार में भी स्वराज दल की जो है गठन किया जाता है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, बिहार में। और बिहार में स्वराज दल का जब गठन होता है, तो जो गठन तो करते हैं श्री कृष्ण सिंह, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं श्री नारायण प्रसाद। और जो सचिव होते हैं अब्दुल बारी होते हैं। अब्दुल बारी होते हैं। ठीक है ना?
बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यह है फणींद्रनाथ घोष। बिहार से एकमात्र क्रांतिकारी वैसे व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जब इसका गठन किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में, तब ये फणींद्रनाथ घोष लिए थे। और इस बैठक के बाद उस पार्टी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं बिहार से जो इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1927 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से क्रांतिकारी दल का गठन हो रहा था, फणींद्रनाथ घोष यहाँ पे आए थे, उसी तरीके से बिहार में भी पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी, जो कि काफी इससे प्रभावित थे। 1927 ईस्वी में इसका भी गठन किया गया था, पटना युवक संघ की। ये बिहार में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ही हुआ था। क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना ही काम था पटना युवक संघ का। ठीक है ना। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। एक तरफ दिया हुआ है घटनाओं का जिक्र किया हुआ, एक तरफ दिया हुआ है घटनाओं से संबंधित व्यक्ति, कि उस घटना से कौन से व्यक्ति शामिल है। ठीक है ना। एक तरफ दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित रहेंगे? जेपी नहीं है, श्याम नारायण नहीं है, सहजानंद भी नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि आपके आंसर जो होंगे एक के चार। ठीक है। अब एक के चार कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ही ऑप्शन से काम चल जाता है। तो एक का चार एक में भी है और डी में है, तो यानी कि सी और बी तो कट गए। अब आपका आंसर ए या डी होगा। फिर कह रहा है आजाद दस्ता। आजाद दस्ता के बारे में जानते हैं आप कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो जयप्रकाश नारायण बिहार में आजाद दस्ता का गठन करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो है इससे संबंधित है। यानी कि बी से बी का क्या होगा? बी का वन। अब देखिए बी का वन एक में नहीं है, यानी कि आंसर ये भी गलत हो गया। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएंगे। लेकिन और भी चर्चा कर लूं। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 में जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं उससे संबंधित होते हैं श्याम नारायण सिंह। यानी कि सी का दो और डी का किसान सभा बिहार, ये तो स्वामी सहजानंद सरस्वती होते ही हैं, तो ये हो जाएगा तीन। तो एक का फोर, एक का चार, बी का एक, सी का दो और डी का तीन। इस तरीके से आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है जिसकी चर्चा मुझे लगता है कि करनी चाहिए। वो है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो जिस तरीके से 17 अक्टूबर, एक मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चलिए। तो ये चर्चा कर रहा था कि बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत किया गया था। तो जो नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे इसके जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं वो पहले होते हैं इसमें विनोबा भावे। विनोबा भावे। और दूसरे जो सत्याग्रही होते हैं इसके, वो होते हैं जवाहर लाल नेहरू।
ठीक है ना। अब इसी को देखते हैं कि बिहार के लेवल पे जब भी आप घटनाओं को पढ़ें, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या सविनय हो गया, या सहयोग हो गया, तो नेशनल लेवल के साथ साथ आप जो है बिहार के लेवल पे उस घटनाओं को जिक्र करके पढ़ें, ताकि क्या हो जाएगा, इसको पढ़ने में आपको क्लैरिटी आएगी। वो दोनों को आप सही ढंग से पढ़ पाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी और कोरिलेशन करने में आसानी होगी। और जब आप कोरिलेशन करते हैं तो लंबे समय तक आपके दिमाग में चला जाता है, कम से कम एग्जाम तक तो जरूर रहेगा। तो इस तरीके से पढ़ें। अब देखते हैं कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम जो सत्याग्रही थे कौन थे। तो ये थे बिहार विभूति श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने बिहार में स्वराज दल का भी गठन किया, आपने अभी पढ़ा। दूसरे जो सत्याग्रही थे वो वे थे अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले वित्त मंत्री के साथ साथ में बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इस तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब बात आई तो इसको भी आप लोग भी कोरिलेट कर करके इसी तरीके से पढ़ें। ठीक है ना। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। मुंगेर में, यहाँ पे सोनपुर मेले में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में। किसान की समस्याओं को लोगों के सामने रखा और समस्याओं का निदान करने के लिए इसने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया था। सोनपुर मेला, जो कि आप जानते हैं कि बिहार में गंगा नदी के तट पर लगता है, ये हर साल लगता है, बहुत ही बड़ा मेला है ये। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय जो अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ये बिहार में किए थे महादेवलाल सराफा। महादेवलाल सराफा ने किया था भागलपुर से। थोड़ी सी मैं इसके पर आता हूँ, पहले मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ कि जो नमक सत्याग्रह था, वो था क्या। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी ने उस समय इरविन से 11 मांगों 11 सूत्री मांग की थी। इरविन ने ठुकरा दिया था, इसलिए गांधी जी ने बोला भी था कि हमने जो है रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ये नहीं मानने के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करने की बात करते हैं और इसकी सहमति कांग्रेस संगठन के द्वारा लाहौर अधिवेशन में दे दी जाती है। ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन में दे दी जाती है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कभी कभी यही पूछता है कि लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर है, आप ये भी जान लें। ठीक है, दे दी गई थी। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके बाद आंदोलन चलाने का काम किया वहां पर। और ये साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से 24 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 की यात्रा करते हैं दांडी की। इसीलिए दांडी मार्च बोला जाता है। साबरमती से शुरुआत करके दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल की, और इस बीच में 24 दिन जो है लगते हैं। ये भी पूछा गया है कि दांडी मार्च कितने दिनों का था। 24 मार्च का बीपीएससी ने इस सवाल को पूछा है। कब शुरुआत किया गया था, 24 मार्च को कहाँ से किया गया था, साबरमती आश्रम में कहाँ पहुंचे थे, दांडी। और दांडी पहुंच करके ही नमक कानून को तोड़ा था। वहां पर और भी कानून थे, लेकिन नमक कानून इसीलिए क्योंकि वो ऐसा था जो कि नमक पर टैक्स बढ़ाया गया था और नमक जो है सारे वर्ग को प्रभावित कर रहा था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को
चुना, ताकि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हों। ठीक है ना। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछता है, हाँ, तो 5 अप्रैल को ये पहुंचे और 6 अप्रैल से ये देशव्यापी आंदोलन शुरुआत हुई। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि इसमें बिहार के कौन से व्यक्ति शामिल थे। आप जानते हैं कि उसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। 78 में से एक व्यक्ति जो थे, गिरिवरधर गिरवरधारी चौधरी, ये बिहार से शामिल हुए थे इसमें। 6 अप्रैल से पूरे देश में शुरू हो गया था और 15 अप्रैल से बिहार में बिहार में ये स्टार्ट हुआ। बिहार के चंपारण में और सारण में ये शुरुआत किया गया था और वहां पे नमक से मिट्टी बना करके इसका विरोध किया गया था। बिहार में तो समुद्र था नहीं कि नमक बनाया जाए, तो इसीलिए बिहार में इसके बदले में चौकीदारी कर चलाया गया था। ये अब ये पूछता है क्या कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है भागलपुर से किसने किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात जाननी चाहिए हम लोगों को कि साथ साथ में जो थे ये भागलपुर से महादेवलाल सराफा भी थे और एक थे दीप नारायण अग्रवाल भी। दीप नारायण अग्रवाल। श्री कृष्ण सिंह तो थे मुंगेर से। मुंगेर में इसकी संचालन कर रहे थे, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। सत्यनारायण जो थे वो थे दरभंगा से। ठीक है ना। तो इस तरीके से बिहार में नमक सत्याग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है बिहार के लिए, और ये लगभग यूपीएससी और पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है। एक बार तो यूपीएससी ने नमक सत्याग्रह की जगह पर साल्ट सत्याग्रह का यूज किया था। तो थोड़ा ध्यान दें, नमक की जगह पर साल्ट, ये होता है गूगल से अनुवाद करने का नतीजा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओ, तो ये थे आज के हमारे तीसरे क्लास की चर्चा, जिसमें जो है हमने 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए थे, उसकी चर्चा किया। तो ये कम प्रश्न लेकर के आने का रीजन ये है कि मैं ताकि सारे प्रश्नों को और सारे उसके ऑप्शन को देख करके आप लोग के हिसाब से प्रस्तुत करूं, क्योंकि कोई ना कोई ऑप्शन किसी न किसी रूप में आप लोगों के लिए प्रमुखता से आती है पेपर में। तो मैं उस सारे को जहां तक संभव है चर्चा करने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना। और मैं इसके अलावा और भी जितने भी सीरीज हैं पी वाई क्यू के, मैं लेकर के आऊंगा। एक बार मैं फिर याद दिला दूं कि अब मैं करेंट अफेयर्स जो बिहार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मैंने पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं बिहार स्पेशल के साथ साथ में करेंट इकोनॉमी सर्वे को सेल्फ नोट्स बना हुआ आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये मैं कल से आप लोग के साथ प्रोवाइड करवाऊंगा, सेल्फ नोट्स बना हुआ प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक क्रॉनिकल और एसपीटी तीनों का। क्योंकि ये तीनों से ही करेंट अफेयर्स के लगभग सारे सवाल जितने आने होते हैं सॉल्व होते हैं। और एक सिंसियर स्टूडेंट को पहले से हर एक मंथ की कोई ना कोई मैगजीन पढ़नी चाहिए। लास्ट के मंथ में तो आते ही हैं, या तो एडिटोरिया को उठा लीजिए या फिर घटना सारे घटना चक्र के आते हैं लास्ट में। लेकिन वो लास्ट समय में टोटली वक्त देना पड़ता है उसको, उसकी वजह से क्या होता है, करंट छूट जाता है और करंट को पकड़ने के लिए स्टैटिक पार्ट भी कमजोर होते हैं। तो ठीक है ना। तो इस तरीके से लेकर के आऊंगा। और ये देखिए, संकल्प द रिजोल्यूशन जो कि मेरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आपने देखा भी है। ये है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, और ये जो है आप यहाँ से यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। एक बात मैं और दिला दूं कि मेरे साथ साथ में यहाँ पे इतिहास का भी पी बाई क्यू के रूप में एक मेरे दोस्त हैं, राहुल प्रियदर्शी, राहुल सर, वो लेकर के आ रहे हैं। और काफी मेहनत कर करके वो जितने भी ऑब्जेक्टिव तरीके के सवाल हैं यूपीएससी पीसीएस, उसके अदर उसके अलावा अदर और भी
कई बुक का देखते हैं कि नोट्स का उन्होंने सेल्फ नोट्स बना करके यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक 5 क्लासेज हो चुकी है उनकी। 5 क्लासेज में दिए गए प्रश्नों का जिस तरीके से वो व्याख्या कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि वो कंटेंट कितने मेहनत से तैयार करके ला रहे हैं, और वो जो कंटेंट हैं एक तरीके से अद्वितीय टाइप के हैं। आप उसको सोल्व करने के साथ साथ में जो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं आप उसको भी राइट डाउन करते जाएं, तो मेरे ख्याल से जो इतिहास के प्रश्न आते हैं वो लगभग सोल्व भी हो जाएंगे। और हमने ये पहले प्रॉमिस किया है कि कम वक्त की वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने 3 सब्जेक्ट लेकर के आऊंगा, इतिहास, बिहार स्पेशल और करेंट का। ये 3 प्रश्नों से, 3 पार्ट से लगभग 70-80 के आसपास में प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मैं फिर मिलता हूँ कल आपके साथ। नमस्कार।